हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप लोग सबको बहुत 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 अच्छा है। क्या करने वाले हैं भैया आज अपने करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सीए फाउंडेशन थ्योरी। चैप्टर का नाम है कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट। तो ना ये इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आपको बहुत मजा आएगा, लॉजिक समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए जी, बाबा का नाम लेके स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पहले अपने एक्सपेंडिचर देख लेंगे फटाफट और उसके बाद फिर अपने रिसिप्ट्स देखेंगे। रिसिप्ट्स छोटा सा है, एक्सपेंडिचर में थोड़ा सा कंटेंट है। मैं ट्राई करूंगा क्रिस्प रखने का, मैं झूठ मूठ कर ड्रैग नहीं करूंगा। मेरे को पता है कि आपका एग्जाम नजदीक है, आपको फटाफट में चाहिए, तो मैं ट्राई करूंगा 40-45 मिनट्स में सब कुछ कवर कर लेने का। ठीक है, चलिए आ जाइए। पहले देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। आइए, तो ना कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट आपको ओवर द पीरियड मिलता है। फॉर एग्जांपल, मान के चलो ये अपना फाइनेंशियल ईयर है, 1/4/2026 खत्म कब हो रहा है, 31 मार्च 2027। अगर यहां पे अपने एक्सपेंसेस किए ना, यहां पे अपने खर्चे किए, तो इसका बेनिफिट अपने को इस साल मिलेगा, इस साल मिलेगा, इस साल मिलेगा, इस साल मिलेगा, हो सकता है 4-5 साल मिले, सालों साल मिले बेनिफिट। अगर अपने को किसी खर्चे का, किसी एक्सपेंसेस का बेनिफिट ओवर द ईयर मिल रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है ना। अगर किसी एक्सपेंसेस का बेनिफिट अपने को सालों साल मिल रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। राइट बोलो हाँ ना। और किसी एक्सपेंसेस का बेनिफिट अपने को सिर्फ और सिर्फ उसी अकाउंटिंग पीरियड में मिल रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर एक्सपेंसेस, हमने यहां पे कोई एक्सपेंसेस किया है, बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ इसी साल मिल रहा है, तो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी, हमने अगर सैलरी पे किया अपने स्टाफ को, तो सैलरी का बेनिफिट तो सिर्फ और सिर्फ उसी साल मिलेगा ना। आज मैंने स्टाफ को सैलरी पे किया 10,000 रुपया, तो क्या वो 10,000 में सालों साल काम कर देगा? आंसर इज नो। वो सिर्फ उसी साल काम करेगा। वो क्या है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर मैंने एक ऑटोमेटेड मशीन ले लिया, कोई मशीन खरीद लिया जो मेरा काम ऑटोमेट करता है, तो ये जो मशीन है, इसका लेट्स से लाइफ है 10 साल। 10 साल लाइफ है, तो ये तो बेनिफिट मेरे को सालों साल देगा ना, 10 साल तक बेनिफिट देगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑफ कोर्स जो तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, वो कहां आएगा, वो तुम्हारे बैलेंस शीट में आएगा। कहां आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो किधर आने वाला है, वो मैं बोलूं तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में आने वाला है। क्लियर है क्या? अब देखो क्या लिखता है, एक्सपेंडिचर का बेनिफिट अपने को मिलने वाला है ओवर वन अकाउंटिंग पीरियड। ऑब्वियसली एक साल नहीं मिलेगा, सालों साल मिलेगा, सालों साल मिलेगा। क्लियर है क्या? और इसी के चलते क्या बन जाता है, इसी के चलते अपना फिक्स्ड एसेट बनता है। फिक्स्ड एसेट बोले तो प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। हम लोग का बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो एसेट्स आता है ना, वो इसी के चलते आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के चलते ही आता है। अगर हम लोग एसेट्स अक्वायर कर रहे हैं, अगर हम लोग एसेट्स अक्वायर कर रहे हैं, मैं क्या बोलूंगा, वो फिक्स्ड एसेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बिल्डिंग खरीद लिए, मशीन खरीद लिए, फर्नीचर खरीद लिए, ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हमने अगर हमने बिल्डिंग बना बनाया, हमारा बिल्डिंग था, उसके ऊपर हमने एक और छोटा स्ट्रक्चर बनवा लिया, एक और बिल्डिंग बनवा लिया। बिल्डिंग बना हुआ था, उसके ऊपर एक और यू नो एक फ्लोर ऐड करवा लिया, तो वो भी क्या है, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है ना। अगर हमने कोई इंप्रूवमेंट करवाया है, हमने कोई इंप्रूवमेंट करवाया, फॉर एग्जांपल अपना ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर था ना, ये थोड़ा पुराना हो गया था, हालत खराब हो गया था इसका। ठीक है ना। तो हमने इसको वापस से बहुत ही बढ़िया तरीके से रिपेयर करवा दिया, और इसका लाइफ अब क्या हो गया, लाइफ इसका इंप्रूव हो गया। इसका लाइफ लेट्स से 40 साल बचा था। ये जो हमने इंप्रूवमेंट करवाया है ना, ये मेजर बहुत जोरदार खर्चा करवाया है, मेजर एक्सपेंसेस कराया है, बहुत सॉलिड एक्सपेंसेस कराया है। अब इसका लाइफ, ये जो एक्सपेंडिचर है ना, ये इसका लाइफ को एनहांस कर दिया, लाइफ को बढ़ा दिया, 10 साल लाइफ बढ़ गया इसका। ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुल मिला के बात ये है कि अगर अपने को बेनिफिट मिल रहा है ओवर द पीरियड, कोई ऐसा इंप्रूवमेंट करवा रहे हैं हम लोग एसेट्स के अंदर जो उसके लाइफ को बढ़ा दे रहा है, उसके इफिशियंसी को बढ़ा दे रहा है, तो मैं बोलूंगा क्या है, कि वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर का पर्पस क्या है,
फिक्स एसेट जब हम लेंगे तो बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कोई ऐसा खर्चा करेंगे जो हमारा अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देगा, हमारे अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देगा, या फिर हमारा जो कॉस्ट है, जो हमारे डे टू डे कॉस्ट है उसको घटा देगा, तो भी हम लोग क्या बोलेंगे, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, चलिए जी, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। अगर हम लोग कोई एसेट परचेस किए हैं, कोई हम लोग लीगल फीस पे किए हैं किसी एसेट को खरीदने के लिए, एक चीज सुन लो, समझ में आएगा। अगर अपन कोई एसेट बाई कर रहे हैं, कोई एसेट बाई कर रहे हैं, एसेट एज एन वो एसेट जिसका लाइफ ओवर द पीरियड है, लाइक जिसका लाइफ 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल है, एसेट खरीद रहे हैं और उसको पुट टू यूज किए हैं, उसको पुट टू यूज किए हैं, और उससे पहले यहाँ पे काफी सारा खर्चा, एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, यहाँ पे एक्सपेंसेस इनकर किए हैं उसको पुट टू यूज करने के लिए। तो ये सारा एक्सपेंसेस जो है ना, जो भी जरूरी है उस एसेट को पुट टू यूज, उसके वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, ये एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाएगा, ये एक एक्सपेंडिचर भी हम लोग ऐड करेंगे किसमें, एसेट्स में। ये भी क्या कहलाएगा, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो ना अभी है ना, आप सीए फाउंडेशन में हो, सीए इंटर में जब जाओगे ना तो बहुत सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे, बहुत सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे जो बाइफरकेट करके देता रहेगा आपको, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। आप समझो ना, ये बहुत बड़ा डिस्कशन है। अगर आप कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में छेड़खानी करोगे तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी हैम्पर होगा, क्योंकि आप देखो ध्यान से, ये आपके बैलेंस शीट में जा रहा है और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके पीएल में जा रहा है। तो कोई बैलेंस शीट वाला आइटम अगर पीएल में गया या फिर कोई पीएल वाला आइटम बैलेंस शीट में आया तो प्रॉफिटेबिलिटी तो डिस्टर्ब होगा ही ना, सोच के देखो। ठीक है, तो बोल रहे हैं किसी भी एसेट को अगर आप वर्किंग कंडीशन में ला रहे हैं, उसको रेडी टू यूज बना रहे हैं, उसके लिए कोई भी खर्चा इनकर करेगा ना, वो खर्चा क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है ना, सिंपल सा बात है। अब इसमें एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स आएगा। इंस्टॉलेशन कॉस्ट यहीं पे लगता है, उसको यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए, ठीक है ना, उसको पुट टू यूज करने के लिए। बराबर है क्या? अगर आप मान के चलो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ लगा रहे हो, अगर आप मशीन खरीदा और मशीन को आप ट्रांसपोर्ट करके उसके लोकेशन पे ला रहे हो, साइट प्रिपेयर कर रहे हो, ये सब खर्चा क्या हो जाएगा, ये सब खर्चा ऐड हो जाएगा एसेट में, क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। राइट बोलो हाँ ना? चलिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कि अपन उसको क्या करते हैं, बैलेंस शीट में भेजते हैं, ऐसा समझ लो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगर मान के चलिए अरे ये अपना ईयर है 1 अप्रैल 26, 31 मार्च 27, हमने है ना यहाँ पे एक एसेट अक्वायर किया है, बाई किया है, लेट्स से 1 लाख में। ठीक है ना, और इसका बेनिफिट अपने को लेट्स से मिलने वाला है 10 ईयर्स, 10 साल इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो हम क्या चाहते हैं, जैसे हम लोग खरीदे तो एंट्री क्या की है, एसेट अकाउंट डेबिट, हम लोग उसको एसेट माने, टू बैंक। ठीक है, और अब हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, ये हो गया 1 लाख, 1 लाख। अब देखना ये है कि ये इस साल कितना राइट ऑफ होगा, डेप्रिसिएशन जिसको हम लोग बोलते हैं, कितना राइट ऑफ होगा। अगर मान के चलो ये इस साल राइट ऑफ हो रहा है, ईयर 1 में ये राइट ऑफ हो रहा है लेट्स से 10,000। ठीक है ना, तो 10,000 हम लोग क्या करेंगे, पीएल में डालेंगे। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग एसेट्स को कितना राइट ऑफ करेंगे, हम लोग एसेट्स को राइट ऑफ करेंगे 10,000, 10,000 ऑफ कोर्स विद द नेम ऑफ डेप्रिसिएशन। और जो अब बैलेंस बच गया बाय द एंड ऑफ द ईयर, यहां पे जो बैलेंस बच गया, बैलेंस कितना बच गया, 90,000, ये कहाँ आएगा, ये आ जाएगा बैलेंस शीट में। क्लियर है क्या, बोलो हाँ ना? और ये धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ 9 ईयर्स राइट ऑफ होगा। सिंपल सा बात है। आज जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो है तो हमारा खर्चा, हम लोग चूंकि उसका बेनिफिट ले रहे हैं ओवर द पीरियड,
हम लोग उसके खर्चे को भी धीरे 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 डालेंगे पीएल में, हम लोग एक बार में नहीं डालेंगे, क्योंकि ये जो खर्चा है, ये जो अमाउंट है, ये जो 1 लाख रुपया है, ये 10 साल का है, ये 10 साल का है, 10 साल का है, ये 1 साल का नहीं है। तो पीएल में भी ये एक बारी में नहीं जाएगा, हौले हौले जाएगा। अभी 10,000 गया है, फिर शायद 9,000 जाए, कभी 8,000 जाए, ऐसे जाएगा। अब वो कैसे एग्जैक्टली क्या अमाउंट होगा, वो तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड कंपनी लगाता है। मुद्दे का बात ये है कि वो खर्चा बन के आएगा पीएल में ओवर द पीरियड, ठीक है ना, एक बार में नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए जी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैंने बोला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा है जिसका बेनिफिट अपने को उसी साल मिल जाता है पूरा का पूरा जिस साल वो इनकर होता है, ठीक है ना। इसी कारण से हम लोग उसको उसी साल पीएल में राइट ऑफ कर देते हैं। एग्जाम्पल के नाम पे मैं बोला था सैलरी हो गया, रेंट हो गया, वेजेस हो गया अपना, ठीक है ना। चलिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है बोलना कि अपना डे टू डे एक्सपेंसेस जो है ना वो सुचारू ढंग से चलता रहे, मतलब बेसिकली डे टू डे ऑपरेशंस जो है ना वो तरीके से चलता रहे। देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट को मेंटेन रखने के लिए होता है, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना वो प्रॉफिट को इनहैंस करने के लिए होता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई एंटिटी 10 लाख रुपए का प्रॉफिट बना रहे हैं, 10 लाख का प्रॉफिट बना रहे हैं, तो 10 लाख के प्रॉफिट बनाने के लिए कुछ कुछ खर्चा करते रहना पड़ेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन आपको 10 लाख से ऊपर उठना है, 11, 12, 15 उठना है, तो फिर आपको कुछ एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तुम्हारे प्रॉफिटेबिलिटी को इनहैंस करता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तुम्हारे प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन रखता है। क्लियर है? चलो, हाँ, एग्जाम्पल में सैलरी, रेंट, रिपेयर, क्लियर है? कोई रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं, इंश्योरेंस ले रहे हैं, इंटरेस्ट लोन, दीज और आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये कहां जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा या फिर पीएल में जाएगा? एनीवेज, अब आओ, हम लोग कैसे बाइफरकेट करेंगे, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, लेट्स से हमारा काम जो है ना वो गाड़ियों का है, हमारा गाड़ी का शोरूम है, तो हम लोग गाड़ी खरीदते हैं बेचने के लिए, हम लोग कार खरीद रहे हैं बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए। तो अपना अपने लिए जो गाड़ी है वो क्या है, गुड्स है, उसको रीसेल करने के लिए खरीदे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर अपना काम गाड़ियों का नहीं है और फिर अपन गाड़ी खरीदे हैं, तो उस गाड़ी को हम लोग खरीदे हैं यूज करने के लिए, ओवर द पीरियड यूज होगा, वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो डिपेंड करता है कि साहब हम लोग किस चीज के डीलर है, हमारा काम क्या है, हमारा काम क्या है। बात समझ में आ रहा है? आज फॉर एग्जाम्पल जो एसी का वेंडर है, तो वो एसी खरीदा है रीसेल करने के लिए, उसके लिए क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर मान के चलो मैं एक टीचर हूं और मैं एसी खरीदा हूं, तो मैं उसको यूज करने के लिए खरीदा हूं साहब, मैं उसको ओवर द पीरियड यूज करूंगा, ठीक है, वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, चलो, अर्निंग कैपेसिटी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ना तुम्हारे एग्जिस्टिंग अर्निंग को मेंटेन रखता है, ठीक है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से आपका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, मेरा जो क्लासरूम है ना उसका कैपेसिटी है लेट्स से 250, 250 स्टूडेंट्स का कैपेसिटी है मेरे क्लासरूम का, ठीक है ना। और इसके लिए आई एम पेइंग रेंट, इसका रेंट मैं पे करता हूं लेट्स से 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए रेंट पे कर रहा हूं इसका, ठीक है ना। तो अगर मैं रेंट पे करता रहूंगा तो इतने बच्चे आते रहेंगे, पढ़ के जाते रहेंगे, मेरा कमाई होता रहेगा। ये क्या है मेरा, ये है मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मेरे एग्जिस्टिंग कमाई को मेंटेन रखेगा। लेकिन मैं सोचा कि यार एक काम करते हैं, बाजू वाला रूम को है ना, बाजू वाला रूम को अपने में मिला लेते हैं, बाजू वाले रूम को अपने में मिला लेते हैं, अपना एरिया बढ़ जाएगा। अपने क्या किया ना, इसको भी अपने में मिला लिए। अब मेरा जो कैपेसिटी है ना, अब जो मेरा कैपेसिटी है ये तो बढ़ गया ना कैपेसिटी। अब मेरा कैपेसिटी कितने का हो गया, 500 का कैपेसिटी हो गया। अब 500 स्टूडेंट बैठ सकेंगे। तो अब ये वाला रूम को रेडी करने में, ये वाले रूम को रेडी करने में बहुत सारा चीज लगा है, एडिशनल एसी लगा है, सिक्योरिटी मनी देना पड़ा है। बात समझ में आ रहा है? फर्नीचर के लिए पैसा खर्चा हुआ, यहाँ पे 20 लाख रुपया लगा। ये क्या है, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मेरा कमाई भी बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो अर्निंग कैपेसिटी है ना उसको इनहैंस करेगा क्या,
इंक्रीज करेगा, एनहांस करेगा क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और आपका जो रेवेन्यू नेचर का जो खर्चा है ना, वो आपके एग्जिस्टिंग कमाई को क्या करेगा, मेंटेन रखेगा। बराबर है क्या। चलो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको एक साल मिलेगा, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, उसका बेनिफिट आपको ओवर द पीरियड मिलेगा, एन नंबर ऑफ टाइम, समझ लिए आज के दिन। क्लियर है। आ, जो अमाउंट होता है, जो अमाउंट होता है वो सिग्निफिकेंट होगा इन केस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 लाख रुपए का रेंट जा रहा है, ठीक है, छोटा अमाउंट है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर ये बड़ा अमाउंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये बड़ा अमाउंट है। तो जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट जो होगा सिग्निफिकेंट होगा, बड़ा होगा। अगर भैया बहुत छोटा अमाउंट हुआ और लगे कि नहीं ये मेरा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा देगा, कभी ट्रिक क्वेश्चन देता है, तो अगर बहुत छोटा अमाउंट है ना, तो भी आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही मानिएगा, इमटेरियल अमाउंट रहेगा तो, ठीक है ना। चलो, क्या बोल रहे हैं, यूजली इन्वॉल्व अ सिग्निफिकेंट लार्ज अमाउंट, ठीक है ना। चलो, और यूजली स्मॉलर अमाउंट होता है क्योंकि रूटीन रेकरिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है। अगर आप कोई सेकेंड हैंड एसेट ले रहे हो, अगर आप कोई पुराना एसेट ले रहे हो, मैंने बोला ना, अगर आप कोई पुराना एसेट ले रहे हो, तो एसेट बाई किया और उसको आप यूजेबल कंडीशन में लेके आ रहे हो, उसको आप यूजेबल कंडीशन में लेके आ रहे हो, यहां पे आप यूज करने के कंडीशन में लेके आ रहे हो, तो यहां से यहां आपने कुछ खर्चा इनकर किया होगा टू मेक इट यूजेबल, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा किसमें, एसेट में, एसेट के वैल्यू में ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोलो हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। चलिए जी, वही बोल रहा है यहाँ पे कि इनिशियली जो कॉस्ट लग रहा है सेकेंड हैंड एसेट्स को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, वो कैपिटल नेचर का है, ठीक है ना। और सब्सिक्वेंटली जो खर्चा होगा वो क्या है, रेवेन्यू नेचर का है। बराबर है क्या। चलो, तो कैपिटल और रेवेन्यू समझ में आया। अभी एक चीज समझो ना कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों जरूरी है बाइफरकेट करना, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट टू बाइफरकेट कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसका रीजन है साहब, आप देखो ना, जितना भी अकाउंटेंट है ना, बुक्स में मैनिपुलेशन करने का ट्राई करता है ना, बुक्स में मैनिपुलेशन करने का ट्राई करता है, वो इसी से लाइक यहीं पे है ना, वो लोग कुछ मैनिपुलेशन करता है। क्या करता है, फॉर एग्जांपल अपना ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं एकदम रफली समझा रहा हूँ, ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में लेट्स से आया है 100 करोड़, और डेबिट साइड में आ रखा है, ये अपना डेबिट साइड है, ये अपना क्रेडिट साइड है। इनकम रेवेन्यू जो आया है मेरा, कमाई जो है वो है 100 करोड़, और जो एक्सपेंसेस है हम लोग का वो है 120 करोड़, ठीक है ना। और यहां पे क्या आ गया, यहां पे आ गया नेट लॉस, यहां पे नेट लॉस आ गया 20 करोड़ का। अब अकाउंटेंट क्या करता है ना, ये वाला क्या है उनका, ये वाला ऑफ कोर्स उनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, तभी तो पीएल में आया है। ये लोग ट्राई, अरे ये दिख कैसे नहीं रहा है, चलिए अब ये लोग क्या करता है ना, अकाउंटेंट लोग ट्राई करता है कि समहाउ मैं मैनिपुलेट करके इस 120 में से एक पोर्शन को कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा दूं। ऑब्वियसली ये मैनिपुलेशन है, तो ये लोग क्या करेगा ना, ये लोग ट्राई करेगा कि यार 120 करोड़ में 40 करोड़ को हम लोग अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर बना दिए मैनिपुलेट करके ऑफ कोर्स, तो फिर हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 80 करोड़ हो जाएगा, और हमारा जो नेट लॉस है ना, वो हमारा नेट प्रॉफिट बन जाएगा। क्लियर है क्या, बराबर है क्या। तो यहां पे गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट लॉ बनाना पड़ेगा ना, यहां पे अपने अपना जो आईसीएआई है, बहुत स्ट्रिक्ट लॉ बनाना पड़ेगा कि देखो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जो रेवेन्यू नेचर का है वो रेवेन्यू नेचर का है, जो कैपिटल नेचर का है कैपिटल नेचर का है। क्योंकि अगर यहां पे थोड़ा सा भी लीनियंसी, अगर यहां पे थोड़ा सा भी लीनियंसी दिखाया ना तुम्हारा आईसीएआई, अपना आईसीएआई, तो फिर क्या होगा, ये इजी हो जाएगा। अगर ये इजी हो गया तो फिर मैनिपुलेशन बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे अभी तो चलो अपने फाउंडेशन लेवल पे है, जब आगे इंटर लेवल पे जाएंगे ना, तो तुम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आप समझो लगभग जो जितना भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने पढ़ेंगे, उसका लगभग 70 75 80% ज्ञान जो है ना, वो कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू पे ही होगा।
बात समझ में आ रहा है कि इसको आप पीएल में लिख सकते हो, इसको आप बैलेंस शीट में लिखना है, इसको आप बैलेंस शीट में लिख सकते हो, इसको तो पीएल में लिखना है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी पे बात करेगा, ठीक है ना, कि ये पीएल में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा, ये पीएल में जाएगा बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि यही तो मैनिपुलेशन है। और क्या मैनिपुलेशन होगा, बात समझ में आ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हुआ ना तो आप लॉस को प्रॉफिट बना सकते हो, प्रॉफिट को लॉस बना सकते हो, ठीक है ना, बैलेंस शीट के अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हो। बात समझ में आ रहा हो? यस। अगर ये जो हम लोग 40 करोड़ को कैपिटल एक्सपेंडिचर बनाए तो ये झूठ मूठ का एसेट बन जाएगा ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या हो गया, एसेट, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन हो गया ना, आप सोच के देखो। चलिए, तो एनीवेज, तो यहां पे क्या हो सकता है, यहां पे मैनिपुलेशन होके आपका फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब इनकम स्टेटमेंट और फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट दोनों ही डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, अब थोड़ा सा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखिए। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? अगर आपने कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है जिसका बेनिफिट आपको, आपने कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है, ठीक है ना, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर किया है जिसका बेनिफिट आपको ओवर द पीरियड मिल रहा है। ए भैया, हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है जिसका बेनिफिट अपने को सालों साल मिल रहा है, ये पॉसिबल ही कैसे है भैया? क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट अपने को उसी साल मिलता है, तो फिर सालों साल कैसे मिल सकता है? ऐसा कंपनी को लग रहा है। तो भैया एक बात बताओ, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट अपने को सालों साल मिल रहा है तो व्हाई वी आर नॉट कॉलिंग इट कैपिटल एक्सपेंडिचर? इसको फिर हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बोले ना। व्हाई नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? सुनना ध्यान से, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोल सकते क्योंकि मुन्ना ये है ना, कोई एसेट को जन्म नहीं दे रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, किसी एसेट को जन्म देता है। चलो एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल है हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। चलो हैवी एडवर्टीजमेंट लेते हैं। हमने है ना, जैसे अपना यहाँ पे इस साल अपना बहुत ज्यादा क्रेजी रिजल्ट आ गया, क्रेजी रिजल्ट आ गया, ठीक है ना, बहुत क्रेजी रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। और हमने यहाँ पे 10 करोड़ का एडवर्टीजमेंट कर दिया, हमने 10 करोड़ का एडवर्टीजमेंट कर दिया, ठीक है ना। हमने बड़े बड़े स्टार्स को बुला लिया, हमने शाहरुख खान को बुला लिया, हमने वो थलपति है ना उनको बुला लिया, ठीक है, हमने मोदी जी को बुला लिया, हटाओ, ठीक है। तो अपने बहुत ज्यादा खर्च कर दिए यहाँ पे। और वो डू थिंक कि इसका बेनिफिट अपने को सिर्फ इस साल मिलेगा? वह नाम हो जाएगा, नाम हो जाएगा अपना, तो अपने को बेनिफिट इधर भी मिलेगा, अपने को बेनिफिट इधर भी मिलेगा, अपने को बेनिफिट इधर भी मिलेगा। क्लियर है क्या? तो अपने को लग रहा है कि अपने को इस 10 करोड़ के एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट सिर्फ एक साल नहीं मिलेगा। बात चलता रहता है ना कि अरे यार निखिल भैया ने मोदी जी को बुलाया था, निखिल भैया ने ना उस फिल्म स्टार को, शाहरुख खान को बुलाया था, विजय थलापति को बुलाया था। वही तो है, हाँ, ठीक है ना। तो एनीवेज, तो कहने का मतलब है कि अगर हमने जोरदार एडवर्टीजमेंट कर दिया तो उसका बेनिफिट अपने को सालों साल मिलेगा, है ना, सालों साल मिलेगा। तो मैं बोला कि ना 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 ना, इसका बेनिफिट अगर अपने को 4 साल मिलेगा ना, तो मैं तो 2.5 करोड़, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ और 2.5 करोड़, मैं तो 4 साल 2.5 2.5 करोड़ रुपया उड़ाऊंगा। मैं एक साल एक बारी में 10 करोड़ रुपया नहीं उड़ाऊंगा, मैं 2.5 2.5 करोड़ रुपए करके 4 बारी में उड़ाऊंगा। तो अब देखो ध्यान से, मैंने क्या किया ना, ईयर 1 में एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कितना पे किया, कितना इनकर किया और पे किया, 10 करोड़। और मैं ईयर वन में ही राइट ऑफ कितना किया, ईयर 1 में राइट ऑफ किया सिर्फ 2.5 करोड़। तो बैलेंस कितना बच गया, बैलेंस बच गया 7.5 करोड़। ये कहाँ आएगा, ये आएगा बैलेंस शीट के अंदर, ये आएगा बैलेंस शीट के अंदर। बात समझ में आ रहा है? अब मेरा बैलेंस शीट ईयर 1 के एंड में, मेरा बैलेंस शीट क्या दिख रहा है, मेरा ईयर 1 के एंड में बैलेंस शीट दिख रहा है असेट साइड में एडवर्टीजमेंट 7.5 CR,
अब मान के चलो कोई मेरे से पेमेंट लेने के लिए आया, कोई मेरे से पेमेंट लेने के लिए आया, मैं बोला ए भाई पेमेंट नहीं है मेरे पास, पैसा नहीं है, एक काम कर 7.5 लाख ले, 7.5 करोड़ रुपया लेके जा एडवर्टीजमेंट मेरा। लेके जाएगा क्या? लेके जाएगा क्या? मेरे को गाली दे के जाएगा, मेरे को गाली दे के जाएगा, गंदा वाला, बुरा वाला, ठीक है ना? ये इस वाले के ऊपर मेरा कोई कंट्रोल है क्या? इसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल है क्या? मेरा कोई कंट्रोल नहीं रे बाबा। यहाँ पे अगर प्लांट एंड मशीनरी होता ना 7.5 करोड़ का, मेरे पे कंट्रोल, मेरे पास कंट्रोल था, मैं किसी को बोलता ना कि मैं अपना प्लांट एंड मशीनरी तेरे को दे रहा है एज अ मॉर्गेज, ठीक है, तो वो लेके जाता, वो हैप्पीली विथ स्माइल एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन इसमें तो गाली देगा ना। सोच के देख, इधर प्लांट एंड मशीनरी होता, इधर बिल्डिंग होता, कुछ भी होता, वो एक्सेप्ट करता। लेकिन इसको एक्सेप्ट करेगा क्या? इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि मेरा कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। क्लियर है क्या? तो बोला नहीं 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 नहीं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है। अनलाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी हुआ है ना, वो मेरे एसेट को जन्म दिया है। ये मेरा एसेट नहीं है, ये मेरा एसेट नहीं है, ये मेरा एसेट नहीं है, इसके ऊपर मेरा कंट्रोल ही नहीं है रे बाबा। बात समझ में आ रहा है? इसी कारण से हम लोग उसको एसेट नहीं बोलेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भैया लेकिन ये तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा मैनिपुलेशन ही है। हाँ, ये छोटा सा नहीं, ये बड़ा सा मैनिपुलेशन है। इसका गलत फायदा उठाया जा सकता है। इसी कारण से इसी कारण से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है ना, इसको अलाउ नहीं करता है। बोलता है कि देखो जितना खर्चा हुआ है ना उसको राइट ऑफ कर दो तुम उसी साल में, जो भी खर्चा हुआ है ना उसको राइट ऑफ कर दो तुम उसी साल में। हालांकि ये प्रैक्टिस में है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जनरली इसको बोलता है कि तुम राइट ऑफ कर दो, जिस साल में वो खर्चा हुआ है ना उसी साल में राइट ऑफ कर दो। तो अगर अपने एग्जाम में कभी आ गया तो अपने लिख पाएंगे। अगर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया कि बेटा लिख दो 2 मार्क के लिए, तो लिख पाएंगे। ठीक है, चलो आइए क्वेश्चन में भैया अगर पूछा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट क्या है, बाबू देखो, अगर ऊपर में क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं क्वेश्चन, तो जैसे ऐसा क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में क्या है, स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। या लिखा क्या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? नहीं। तो यहां पे अगर एडवर्टीजमेंट रहेगा, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट यहां पे रहेगा, तो तुमको क्या बोलने का कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर यहां पे लिख देता डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी, तो तुम एक पैसा लिख सकता था कि ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर हैवी एक्सपेंडिचर हुआ है जिसका बेनिफिट अपने को ओवर द पीरियड मिल रहा है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। क्लियर है क्या? लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला ही कि कैपिटल और रेवेन्यू के बीच में बाइफरकेट करो, तो फिर तो सोचना ही नहीं है। जनरली तुमसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं पूछेगा, क्योंकि किसी क्वेश्चन में मेरे को दिखा नहीं है अभी तक। चलिए, पता होना चाहिए खाली। चलिए, अभी कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? पैसा मिला, पैसा मिला, वो या तो कैपिटल नेचर का होगा या फिर रेवेन्यू नेचर का होगा। ध्यान रखना, कैपिटल नेचर का जो रिसिप्ट होता है ना, वो हमेशा तुम्हारे बैलेंस शीट को अफेक्ट करेगा, वो कभी भी तुम्हारे पीएल ट्रेडिंग को अफेक्ट नहीं करेगा। ये हमेशा बैलेंस शीट अफेक्ट करेगा, ये हमेशा ट्रेडिंग एंड पीएल इफेक्ट करेगा। बुद्धि में जा रहा है? एग्जाम्पल दो भैया, अपने एसेट को बेचे, पैसा आया, कैपिटल रिसिप्ट। अपने लोन लिए, पैसा आया, कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर है क्या? अपने गुड्स बेचे, पैसा आया, रेवेन्यू रिसिप्ट। अपना डे टू डे काम से आते हैं रे बाबा रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, देखो ध्यान से, रिसिप्ट विच आर नॉन रेकरिंग नेचर, नॉन रेकरिंग नेचर का कभी कभी आएगा, वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है ना? क्रिएट फाइनेंशियल लाइबिलिटी, बोले तो लोन वगैरह लिए, या फिर अपने फिक्स एसेट को घटाएगा। अगर अपने फिक्स एसेट को सेल किए हैं तो भी तो आएगा। क्लियर है कि? तो फिक्स एसेट बेचे तो पैसा आया, लोन वोन लिए तो पैसा आया। ऐसे को क्या बोलते हैं अपन? ऐसे को बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है? अगर मालिक कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, हमने शेयर इशू किया है, पैसा आया, ये सब क्या है? ये सब बैलेंस शीट को अफेक्ट करता है। अगर अपने शेयर इशू किए तो पैसा आया, बैंक बैलेंस बढ़ा, उधर से क्या बढ़ा? शेयर कैपिटल बढ़ा, तो ये क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है। हमने लोन ले लिया, एसेट्स को बेच दिया, इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिया, कैपिटल रिसिप्ट है, बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगा कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसीट क्या है?
अपने डे टू डे रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से जो पैसा आता है ना, वो क्या है, अपना रेवेन्यू रिसीट है, रेकरिंग इन नेचर है, अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज प्रॉफिट। सुनना, ये समझाता हूँ। मेरे लिए मैं ट्यूशन टीचर हूँ, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए जो तुम लोग से फीस लेता है ना, मैं तुम लोग से जो फीस ले रहा है वो क्या है, वो मेरा रेवेन्यू रिसीट है। वो मेरा क्या है, वो मेरा रेवेन्यू रिसीट है। लेकिन अगर मान के चलो मेरा कोई एक प्रोजेक्टर बढ़ाना हो गया, मैं उसको बेचा, पैसा आया, ये क्या है, कैपिटल रिसीट है। क्लियर है क्या, मेरे बैलेंस शीट को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तुम लोग से जो पैसा लिया फीस का, वो क्या है, वो मेरा रेवेन्यू रिसीट है। बुक बेचा, बुक से पैसा लिया, क्या है, मेरा रेवेन्यू रिसीट है। क्लियर है। चलो, अच्छा, रेवेन्यू रिसिप्ट से जो मैं कमाया, वो मेरा रेवेन्यू नेचर का इनकम होता है। मैं बताऊंगा अभी थोड़ा नीचे, रेवेन्यू इनकम होता है, रेवेन्यू नेचर का इनकम होता है। और जो रेवेन्यू नेचर का इनकम हुआ ना, मैं उससे डिविडेंड बांट सकता है, मैं उससे क्या कर सकता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। क्लियर है। आओ, चलिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेल ऑफ गुड्स, इंटरेस्ट विंटरेस्ट जो हम लोग कमा रहे हैं, कमीशन वमीशन जो कमा रहे हैं, जो रेंट वेंट कमा रहे हैं, वो सब क्या है मेरा, वो सब मेरा रेकरिंग नेचर का चीज है। क्या है, रेवेन्यू रिसिट है। ठीक है, किधर आएगा, ट्रेडिंग में आएगा, पीएल में आएगा। सोर्स, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिट नॉन ऑपरेशनल सोर्स है। ठीक है ना, रेगुलर बेसिस पे नहीं होगा। ठीक है, और ये हमारा कोर बिजनेस एक्टिविटी है, डेली बेसिस पे होगा। ठीक है, इरेगुलर है, नॉन रेकरिंग है, रेगुलर है, रेकरिंग है। ठीक है, ये इन लाइबिलिटी को बढ़ा सकता है, क्योंकि लोन लिए तो लाइबिलिटी बढ़ेगा, या फिर एसेट्स को घटा सकता है, एसेट्स को घटा सकता है। ये हमारे प्रॉफिट को इनहांस करेगा। जितना रेवेन्यू रिसिट आएगा उतना हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है ना। इससे कैपिटल रिसीट से हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, रेवेन्यू रिसीट से हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है ना, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट, रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट। ठीक है ना, कैपिटल नेचर का लॉस, रेवेन्यू नेचर का लॉस। एक बार देख लो ध्यान से, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर हम लोग फिक्स एसेट बेचे, प्रॉफिट हुआ, तो ये प्रॉफिट कैपिटल नेचर का है, क्योंकि वो नॉन रेकरिंग नेचर का है। डेली डेली हम लोग फिक्स एसेट तो नहीं बेच रहे ना, और अगर हम लोग डेली डेली फिक्स एसेट बेचेंगे तो वही हमारा धंधा बन जाएगा। फिर उस फिक्स एसेट को हम लोग क्या बुलाएंगे, गुड्स बुलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ट्यूशन टीचर हूं, तो मैं डेली डेली क्या करूंगा, मैं डेली डेली ट्यूशन पढ़ाऊंगा, क्लासेस दूंगा, क्लासेस देके जो मैं कमा रहा हूं ना, वो मेरा क्या है, रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट है। क्लियर है क्या। और अगर मैं अपने किसी एसेट को बेच के कुछ कमाया, तो वो मेरा क्या है, वो मेरा कैपिटल नेचर का कमाई है। वो कभी कभी होगा, वो कभी कभी होगा। मैं अपने कंपनी का शेयर्स को फोरफीट किया और री इशू किया और कुछ कमा लिया, याद है ना, शेयर फॉर फीचर। अरे बाबा, इशू ऑफ शेयर्स में लास्ट वाला, तो वो जो कमाई है वो कभी कभी होगा ना, वंस इन अ ब्लू मून। जो इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ा है वो समझेगा, जो नहीं पढ़ा नहीं समझेगा। तो अगर मैं शेयर्स को फोरफीट किया, छीना, वापस से बेचा और कुछ कमा लिया, बच गया कुछ पैसा, तो ऐसा कमाई कभी कभी होगा ना, हमेशा होगा, कभी कभी होगा। मैं डिवेंचर्स का रिडम्पशन किया और कुछ कमाई हो गया, मेरा कुछ बच गया पैसा। अब ये कभी होता है जब मैं ओपन मार्केट से खरीद के उसको कैंसिल करता है, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है ना। तो खैर एनीवेज, ये जो कमाई हुआ वो कभी कभी होगा, कैपिटल नेचर का कमाई है। कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व बनता है उससे। ठीक है ना। तो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से हम लोग कैपिटल रिजर्व बनाते हैं। कैपिटल नेचर के प्रॉफिट कभी कभी होगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर है। जो रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट है ना, उसको कहां ट्रांसफर करते हैं, उससे हम लोग जनरल रिजर्व बनाते हैं, उसको हम लोग प्रॉफिट में रखते हैं। तुम सुना होगा, तुम सुना होगा, हम लोग जब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स वगैरह कर रहे थे, तो बोले थे कि हम लोग सीआरआर वगैरह किससे बना सकते हैं, वैसा प्रॉफिट से जिससे हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तभी तो हम लोग जनरल रिजर्व और पीएल को पकड़ रहा था। याद करो, याद करो, याद करो। चलो, अगर हम लोग एसेट वैसेट बेचे और नुकसान हो गया, तो वो क्या हो गया, कैपिटल नेचर का लॉस हो गया। ठीक है ना। डिवेंचर और वेंचर के रिडम्पशन के टाइम में नुकसान हुआ, तो वो भी क्या है, कैपिटल नेचर का लॉस है। क्लियर है। और जो हमारा डे टू डे ऑपरेशन है, उससे अगर कोई नुकसान हो गया, तो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू नेचर का लॉस। ठीक है। चलो, पीएल में जाएगा। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स है जो फटाफट देख लेंगे। अगर कोई हम लोग लीगल फीस पे कर रहे हैं प्रॉपर्टी अक्वायर करने के लिए, तो देखो ना, मैं क्या बोला था कि अपने खरीदेंगे, बाई करेंगे,
और उसको यूज करेंगे, उससे पहले इस यहाँ पे जो खर्चा होगा अपना, उस खर्चे को हम लोग क्या करेंगे, इस खर्चे को हम लोग एसेट में ऐड करेंगे। इसको एसेट में ऐड करेंगे ना, तो ये क्या हो गया, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हो गया। बोल रहे कोई भी रिपेयर इनकर कर रहे हैं टू पुट अ सेकेंड हैंड मशीनरी इनटू वर्किंग कंडीशन, यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चा होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और एक बार उसको यूज करना स्टार्ट कर दिए, अब जो छोटा मोटा खर्चा होगा वो क्या होगा, वो रेवेन्यू नेचर का होगा, राइट। एनुअल रूटीन मेंटेनेंस एंड ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस, ये क्या होगा, ये रेवेन्यू नेचर का होगा। क्या बोला, मैं बोला एसेट को जब खरीदे और उसको यूज करने के कंडीशन में लाने से पहले जो खर्चा किए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद, अब इसके बाद जो खर्चा हो रहा है, यहां पे जो एक्सपेंसेस हो रहा है नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सुनना ध्यान से, एक ज्ञान, हम लोग एसेट अक्वायर किए, उसका स्टैंडर्ड ये था, ठीक है ना। इनिशियली इतना स्टैंडर्ड पाने के लिए जो भी खर्चा लगा है वो सब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यूज करते गए, इसका स्टैंडर्ड घटते गया घटते गया घटते गया, हम लोग है ना, यहां पे इसका स्टैंडर्ड आ गया, हम लोग वापस से कुछ खर्चा किए, डिंग, ये खर्चा किए, उसका उसका स्टैंडर्ड थोड़ा वापस से बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस है रे बाबा, ठीक है। फिर इसका घटा घटा घटा, फिर यहाँ पे कुछ खर्चा किए तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड फिर बढ़ गया, ये भी क्या है, ये भी नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। ये सब क्या है, ये सब अपना ये सब अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये सब अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फिर मान के चलो इसका स्टैंडर्ड घटा घटा घटा, अब जोरदार खर्चा कर दिए, वापस से जोरदार खर्चा किए, ये खर्चा किए। ये जो खर्चा है ना मुन्ना, ये जो खर्चा है ना, ये मेजर एक्सपेंसेस है। ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जनरली ये क्या किया होगा, ये एसेट का लाइफ को इनहांस कर दिया होगा, या जो जो खर्चा लगता है ना, लेट्स से जो उसको चलाने के लिए फ्यूल लगता है, उसमें फ्यूल एफिशिएंसी आ गया होगा। इस केस में ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एफिशिएंसी बढ़ गया, जितना फ्यूल लगता था अब उतना नहीं लगेगा, कम लगेगा, या लाइफ बढ़ गया, तो हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। छोटा मोटा रिपेयर हो रहा है, ठीक है, जैसा था वैसा रखने के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो, बोल रहे हैं कोई भी फ्रेट, कोई भी कार्टेज पे कर रहे हैं, जो हम लोग एसेट परचेस करते हैं, तो पुट टू यूज से पहले का है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। कॉम्पनसेशन पे कर रहे हैं टू एम्प्लॉय अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो ये क्या है, बोल रहे हैं वीआरएस क्या होता है, अगर कोई एम्प्लॉय लंबे टाइम तक अपने पास काम कर लिया है और अब वो छोड़ के जाना चाह रहे हैं खुद से, रिटायरमेंट हुआ नहीं है उसका, रिटायरमेंट जैसे 60 साल 65 साल में हम लोग रिटायरमेंट देते हैं, अभी तक उसका 65 हुआ नहीं है, वो उस 55 में ही छोड़ के जाना चाहता है, ठीक है ना। तो हम लोग उसको एक लमसम अमाउंट पे करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन। क्लियर है क्या, तो ये क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। हाँ जी, अमाउंट स्पेंड on dismantling and relocating plant to the better location। सो ना, हम लोग एक एसेट खरीदे, एक मशीन खरीदे, मशीन खरीद के उसको इंस्टॉल करवाए, उसको इंस्टॉल करवाए, इंस्टॉलेशन के लिए अपने को स्ट्रक्चर रेडी कराना पड़ा, उस स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग उस एसेट को इंस्टॉल करवाए। तो ये सब सब खर्चा, ये सब खर्चा, ये क्या है नीचे भैया, येलो येलो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर पे उसको इंस्टॉल करवाए। ये सारा खर्चा क्या हो जाएगा, ये सारा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। अब अपने इस एसेट को उठा के कहीं और शिफ्ट करा रहे हैं, कहीं और शिफ्ट करा रहे हैं, कहीं और इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये जो शिफ्टिंग का खर्चा होगा ना, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर है क्या, चलो बढ़े आगे। अब डिसमेंटलिंग का भी खर्चा, यहां पे तुम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही मानना, आगे चल के इंटर में तुम AS10 पढ़ेगा, वहां पे डिसमेंटलिंग कॉस्ट को लेके कुछ कहानी है, पर वो इंटर लेवल पे, अभी के लिए तुम इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही मानना, ठीक है ना। चलो, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन सिनेमा हॉल स्क्रीन एंड एडिशनल सेटिंग कैपेसिटी, ऑब्वियसली तुम्हारा प्रॉफिट मेकिंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, ज्यादा सीट्स होगा, ज्यादा कमाई होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना।
कोई सब्सिडी मिला है गवर्नमेंट से तुमको फॉर सेटिंग अप फैक्ट्री इन बैकवर्ड एरिया, तो ये क्या है, कैपिटल नेचर का रिसिप्ट है। ये पैसा मिला है ना, रिसिप्ट है कैपिटल नेचर का। वंस इन वाइल मिलेगा, वंस इन ब्लू मून मिलेगा, डेली डेली तो मिल नहीं रहा है। तो ये जो बड़ा अमाउंट मिला है फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, कैपिटल नेचर का रिसिप्ट है। आइए जी, हमने इंटरेस्ट पे किया है फॉर अक्वायरिंग अ फिक्स एसेट बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन। देखो ध्यान से, ये भी कैपिटल नेचर का होगा। यहां पे भी तुम AS16 करके एक AS पढ़ोगे, बोरोइंग कॉस्ट, इंटर में समझोगे। सुनो ध्यान से, मोटा मोटा समझ लो, मोटा मोटा समझ लो। अगर अपने यहां पे लोन लिए कोई एसेट बनाने के लिए, कोई एसेट बनाने के लिए, यहां पे उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है, यहां पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किए थे और यहां पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। अब ये लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट गया है ना इस पीरियड में, इस पीरियड में जो इंटरेस्ट गया है ना, ये क्या हो जाएगा, ये जो इंटरेस्ट है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये ऐड हो जाएगा एसेट में, ठीक है ना। और एक बार कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद जो इंटरेस्ट जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, ये रेवेन्यू नेचर का होगा, पीएल में जाएगा। क्लियर है क्या, ये मैं बस बहुत सिंपल तरीके से समझाया हूं। कंस्ट्रक्शन से पहले का, कंस्ट्रक्शन से पहले जो भी खर्चा लगा है, जो भी इंटरेस्ट लगा है, वो कहां जाएगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे, एसेट में जाएगा। और कंस्ट्रक्शन के बाद जो भी इंटरेस्ट होगा वो रेवेन्यू नेचर का मानेंगे, पीएल में जाएगा। बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे इंटर में, AS16 में, बोरिंग कॉस्ट में। अभी के लिए इतना काफी है, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं आप बिल्डिंग पे, ये आपका डे टू डे रेगुलर खर्चा है, रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, ठीक है ना। चलिए दो चार क्वेश्चंस देख लीजिए, दो चार क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। बोल रहे हैं आपको इसमें ट्रू और फॉल्स निकालना है, कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ऑफ कोर्स विथ रीजन, आपके फाउंडेशन लेवल पे जो भी क्वेश्चन आएगा ना, वो विथ रीजन ही आपको ट्रू फॉल्स लिखना पड़ेगा। रीजन गलत, ट्रू फॉल्स गलत। चलिए फटाफट सुनिएगा। ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस ऑन सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एकदम गलत, एकदम गलत। क्या लिखोगे कि उसको यूजेबल कंडीशन में लाने तक का जो भी खर्चा होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। मनी स्पेंड ऑन टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई भी खर्चा अगर आप किए हो और उससे आपका ऑपरेशनल कॉस्ट घट जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंसेस घट जाएगा, वो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। फॉल्स। लीगल फीस टू अक्वायर प्रॉपर्टी, कोई भी लीगल फीस आप पे किए हो किसी एसेट को अक्वायर करने के लिए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ट्रू। अमाउंट स्पेंड एज लॉयर फी टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग्स टू प्लेंटिफ्स लैंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सुनना ध्यान से, आपका एक प्रॉपर्टी, आपका एक फैक्ट्री है, आपका एक फैक्ट्री का लैंड है, ये आपका फैक्ट्री का लैंड है, क्लियर है क्या। अब ये लेट्स से आपका है, ये लैंड, ये प्रॉपर्टी आपका है, और कोई इंसान उस पर केस किया। लेट्स से आप ए हो, इसका सारा टाइटल आपके पास है, ठीक है ना। अब बी आया और बी बोल रहा है नहीं 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 नहीं, ये तो मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरा है। अब आप दोनों में हो गया झगड़ा, तो ये झगड़ा जो है ये कहां जाएगा, ये कोर्ट जाएगा, ये कोर्ट जाएगा। अब कोर्ट में केस चलेगा, तो कोर्ट में केस लड़ने के लिए आपको रुपया चाहिए ना। अब यहां पे लॉयर बाबू आए, ये लॉयर बाबू आए और लॉयर बाबू बोल रहे हैं हाँ हाँ हम तुम्हारे तरफ से केस लड़ लेंगे, फीस। तो इनका जो फीस है, इनका जो फीस है, वो जो आप पे कर रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बोलता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एसेट अक्वायर करने में खर्चा नहीं लग रहा है आपका, एसेट खरीदने में आपका खर्चा नहीं लग रहा है, एसेट आपका है, उसका टाइटल आपके पास है, इस ओनरशिप को मेंटेन रखने के लिए खर्चा लग रहा है, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है क्या। अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ worn आउट पार्ट ऑफ मशीन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोल रहा है कोई मशीन में कुछ खराबी आ गया, उसको आप चेंज कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। फॉल्स। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो क्या हो जाएगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। समझ में आ रहा है।
छोटा मोटा जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है ना, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा। जो बड़ा खर्च आप करोगे ना, अगर मान के चलो कोई पार्ट आप चेंज किए और चेंज करने से उसका एफिशिएंसी बढ़ गया, तो फिर क्या होगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर रिपेयर and whitewashing for the first time of purchase of old building are revenue expenditure false। वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने क्या बोला था, अगर आप नया एसेट लिए हो तो भी उसको पुट टू यूज करने से पहले का सारा खर्चा क्या है, ये खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और अगर आप पुराना एसेट भी लिए हो ना, तो भी उसको यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए जो भी आप खर्चा कर रहे हो वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। चलो, तो यहाँ पे आप पुराना एक प्रॉपर्टी लिए हो, उसको रिपेयर करवा रहे हो, उस पे पेंट करवा रहे हो पहली बार, फर्स्ट टाइम, तो क्या हो जाएगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा। ठीक है। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग अ सिनेमा इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ट्रू। देखो, कोई भी लाइसेंस वाइसेंस जो होता है ना, जो आप किसी बिजनेस को करने के लिए लेते हो, उसका वैलिडिटी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सिनेमा चलाने के लिए थिएटर का लाइसेंस लिया, तो लाइसेंस होता है जनरली 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, ऐसा लाइसेंस का वैलिडिटी होता है। तो ये आपका एसेट है फॉर 5 years, 10 years, जो भी उस लाइसेंस का वैलिडिटी है, तो इसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर मानोगे। ठीक है ना। अमाउंट स्पेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट which are necessary for construction of cinema house were demolished when the cinema house was ready is capital expenditure। true। सुनो ध्यान से, आप सिनेमा हाउस बना रहे हो, यहाँ पे आप सिनेमा हाउस बना सारा सिनेमा हाउस बना रहे हो, और यहाँ पे आप है ना झोपड़ बनाए हो, झोपड़ बनाए हो किसके रहने के लिए, मजदूर लोग जो सिनेमा हाउस बनाएंगे ना, तुम देखना जब भी बड़ा कोई कंस्ट्रक्शन होता रहेगा ना, सिविल कंस्ट्रक्शन, तो उसके बाजू में तुमको छोटा सा झोपड़ दिखेगा। ठीक है ना। टेम्पररी हट, जिसमें वो सारे लोग रह रहे हैं जो उस झोपड़पट्टी जो वो बिल्डिंग को बना रहे हैं। ठीक है। तो मुन्ना, ये जो है ना, इसका जो खर्चा है ना, माना जाता है कि इसको बनाने के लिए ही लगा है। ऑब्वियस सा बात है, ऑब्वियस सा बात है ना, ये जो खर्चा लगा है, ये जो खर्चा लगा है झोपड़ बनाने में, वो क्यों लगा है, क्योंकि आप बिल्डिंग बना रहे हो। ठीक है ना। तो इसका भी तो खर्चा कहीं ना कहीं इसी में जुड़ेगा ना, इसी बड़े वाले सिनेमा हाउस के कंस्ट्रक्शन में जुड़ेगा ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ में आया। चलिए जी, एक बार देख के सेटिस्फाई हो जाइए। आइए, बोलता है आपको कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पहचान करना है कि कौन सा कैपिटल है, कौन सा रेवेन्यू है। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन टू ऑब्टेन लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग फैक्ट्री। तो अब ये लास्ट वाला एग्जांपल जैसा ही था, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इसमें आप यही लिखोगे कि कोई भी लाइसेंस जो अपन लेते हैं, वो उसका उसके अंदर उसका वैलिडिटी होता है, और वो जनरली 3, 5, 10 years ऐसा होता है। इसी कारण से हम लोग ऐसे एक्सपेंडिचर को क्या मानते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। 10,000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री टू अ न्यू साइट, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होगा। ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी एसेट ना इंप्रूव हो रहा है, ना इनहांस हो रहा है। ठीक है। बैलेंस शीट को हिट भी नहीं कर रहा है, ना हमारा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा, तो ये क्या है, पूर्ण रूपेण रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है। रिंग्स एंड पिस्टन्स, ये क्या होता है, हमारे मशीन्स में या कोई हमारा इंजन है, उसका ये स्पेयर पार्ट्स है, उसको चेंज किया जा रहा है एट अ कॉस्ट ऑफ 5,000 टू गेट फ्यूल इफिशियंसी। यहीं पे खेल गया ये। भैया मेरे को पता नहीं है ये रिंग्स एंड पिस्टल्स क्या, तो मेरे को भी नहीं पता, इंजीनियर थोड़े हैं अपन। ऐसा समझ लो, लाइन रीड करके समझ में आ रहा है कि इंजन में लगने वाला कोई स्पेयर पार्ट्स है। खेल कहाँ है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है ये साहब। इतना तो रीड करके समझ में आ ही रहा है कि खर्चा किए हैं और जिससे फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगा, बस अकाउंटेंट का घंटे वहीं बजना चाहिए कि फ्यूल एफिशिएंसी मिल रहा है ना, बस हमारे लिए ये क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फ्यूल एफिशिएंसी मिल गया ना। ठीक है। वो जो भी खर्चा हुआ है उससे अब हमारा तेल का खर्चा, फ्यूल का खर्चा कम आएगा। ठीक है। मनी पेड टू महानगर टेलीफोन निगम एमटीएनएल। एमटीएनएल को हम लोग क्या किए हैं, पैसा पे किए हैं 8,000 रुपया फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीफोन इन द ऑफिस।
कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट है, ठीक है ना। और अगर ये जो लमसम अमाउंट लेता है ना एमटीएनएल बीएसएनएल, वो क्या होता है बेसिकली सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, अपने को मिल जाएगा ओवर दी जब अपने सरेंडर करेंगे। फैक्ट्री साइड कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये तो सेम ही है। कॉस्ट ऑफ 1 लाख सम ऑफ रुपीज 5,000 इनकर्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स। हम लोग एक फैक्ट्री शेड बना रहे हैं 1 लाख रुपए का, जिसमें 5,000 रुपए खर्चा हुआ है टेम्पररी हट बनाने में, तो ये भी हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही मानेंगे, ठीक है। कोई भी बड़ा कंस्ट्रक्शन करने के लिए अगर आप छोटा मोटा झोपड़ बना रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही कैटेगराइज होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट में देखने का है, ये ज्यादा इजी होता है, चांसेस कम है आने का, लेकिन आ भी सकते हैं। एक मशीन विद बुक वैल्यू ऑफ 10,000 सोल्ड फॉर 12 लाख, क्या है ये, कैपिटल रिसिप्ट है। प्रीमियम अमाउंटिंग 1 लाख रिसीव्ड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, ये भी कैपिटल रिसिप्ट है, बैलेंस शीट को हेड करेगा, नॉन रिकरिंग नेचर का है। 20,000 मिला है। अमाउंट स्पेंड 20,000 रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, बोल रहे हैं अपने 20,000 रुपया, अरे भगवान 20,000 रुपया गुड्स बेच के अपने को मिला है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना रेवेन्यू रिसिप्ट। और फिर 5 लाख रुपया का फिक्स डिपॉजिट मेच्योर हुआ है और 40,000 रुपये इंटरेस्ट में मिला है, तो कुल मिला के क्या मिला होगा 540। तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 लाख अपना कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा और जो 40,000 मिला है वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा, आरआर हो जाएगा। चलिए, बोल रहे हैं एबीसी कंपनी एक रेस्टोरेंट चलाते हैं और वो लोग अपना पुराने केबिन्स को रिनोवेट कर रहे हैं, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ दिस रेनोवेशन सम स्पेस was made free and number of cabins was increased from 10 to 13. Total expenditure was 20,000. बोल रहे हैं 20,000 रुपया लगा है और हम लोग का केबिन्स बढ़ गया, तो अब हम लोग का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गया, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। कंपनी है सोल्ड सर्टेन गुड्स ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट बेसिस, मतलब क्या हो गया, ईएमआई सिस्टम बेसिकली। 5 कस्टमर डिड नॉट पे इंस्टॉलमेंट्स, बोल रहा है कि 5 कस्टमर ऐसा है जो इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे किया, ईएमआई नहीं पे किया, और उनको रिकवर करने के लिए 10,000 रुपये खर्चा गया है लीगल एक्सपेंसेस, ये हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट है, ये क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। कंपनी परचेस किया है मशीन अहमदाबाद से और 40,000 रुपये खर्चा किया है ट्रांसपोर्टेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। चलिए, यहां तक चीज समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं था मुन्ना, सिंपल था, हो गया। अब इसके ऊपर आपको अपने एंड से क्या करना चाहिए, मेरे समझ में आपको अपने एंड से आरटीपी का क्वेश्चन देख लो, आप लास्ट कम से कम 5-6 आरटीपी का क्वेश्चंस देख लो, एक आप फटाफट में गो थ्रू कर लो, 20 मिनट लगेगा, 15 से 20 मिनट, और आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बाय बाय।